गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र छात्रा। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ये मिरर जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में गोलीय दर्पण, इसका सेकेंड होता है परवलयिक दर्पण, और तीसरा होता है समतल दर्पण। तीसरा समतल, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो गोलीय दर्पण होता है इसका भी 2 पार्ट होता है। ये हो जाता है उत्तल दर्पण, और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। आकृति की बात करें तो ये जो गोलीय दर्पण है खोखला गोला का भाग होता है। इसकी आकृति गोलाकार होता है। बीच की जो बिंदु होता है उसको सेंटर कहते हैं। इसको सी से डिनोट किया जाता है। बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए तो इस बिंदु को पी, जो बीच में सेंटर रहता है उससे सी, और यहाँ भी हो जाएगा पी। इसको यदि हम लोग रजतीत कर दें या कलई कर दें तो इधर का पार्ट जो है वो अवतल हो जाता है, जबकि अंदर का जो पार्ट है इसको रजतीत करेंगे तो ये उत्तल हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, उत्तल और अवतल। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे परवलयिक जो होता है। परवलयिक दर्पण की आकृति, इसकी आकृति हम लोग देखेंगे इस तरह का होता है, वलय आकार का होता है। इसको अंदर से इस तरह से रजतीत कर देंगे या इसी को कहेंगे कलई कर देंगे तो ये हो जाएगा परवलयिक दर्पण। और समतल दर्पण जो है इस तरह का होता है। बीच की बिंदु को इसमें पोल ध्रुव कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इस पद को जानने से पहले हम लोग यदि इसको इमेज के जरिए यदि पढ़ते हैं तो बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एक इमेज बना करके फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा कि गोलीय दर्पण जो है वह गोलाकार होता है। गोलीय दर्पण गोलाकार होता है।
इसमें बीच से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक, बीच की बिंदु को C से डिनोट कर देंगे और यहाँ जो पॉइंट बनता है इसे हम लोग P से इंडिकेट कर देंगे, यहाँ के पॉइंट को भी P से इंडिकेट कर देंगे। अब ध्यान रखना है कि इधर से कलई कर देंगे बाहर की ओर, और इधर का जो भाग है इसको अंदर से कलई कर देंगे। अब यहां देखिएगा, ये जो वक्रता केंद्र है, यहां से इस परिधि को मिलाएंगे, परिधि को मिलाते हैं तो इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या, इसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये जो बाहर की भाग देख रहे हैं ये कलई किया गया है, और इसमें जो देख रहे हैं ये अंदर की भाग को कलई किया गया है। इसमें इसका ये अंदर का जो भाग है ये है इसका परावर्तक सतह, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। और इस साइड जो बना हुआ है इसमें बाहर के भाग को हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। ये जो बिंदु देख रहे हैं P, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव। यहाँ भी P बिंदु है, इसको भी हम लोग ध्रुव कहेंगे। अब यहाँ जो देखिएगा P से C के बीच की जो दूरी होता है, सबसे पहले C को वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र। और P से C के बीच की जो दूरी होता है इसको मुख अक्ष कहा जाता है। इस दूरी को हम लोग मुख अक्ष, अब हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट के बारे में कि ये जो देख रहे हैं गोलीय दर्पण, इसमें जितने भी बिंदु है, पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन के तौर पर भी पढ़ेंगे, और यहाँ से यदि प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमको याद हो जाता है। अब समझने वाली बात आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो गोलीय दर्पण का बीच का जो बिंदु है C, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, तो ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद इधर से आप लोग देख रहे हैं बिंदु P है, P को ध्रुव कहेंगे। ये ध्रुव गोलीय दर्पण, या सीधा समझिए गोलीय दर्पण के ठीक बीच की बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। इधर भी देखिए दो गो पोल बना हुआ है, ध्रुव है। इसमें अवतल में हम लोग देख रहे हैं ठीक बीच में जो बिंदु है उसका नाम P है, इसको ध्रुव कहेंगे। और इधर उत्तल में भी हम लोग देख रहे हैं
कि सबसे बीच, दर्पण के बीच का जो पॉइंट है उसको ध्रुव कहते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह, यहां भी हो गया ये परावर्तक सतह। वक्रता केंद्र समझ ही गए, इसको कलई कर दिया जाता है एक भाग दर्पण को, ये ध्रुव हो गया। अब हम लोग इधर के पार्ट को कहेंगे, इधर के पार्ट को हम लोग कहेंगे उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इस साइड का जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके विभिन्न बिंदु के बारे में, जो परिभाषा के तौर पर हम लोग इसको जैसे पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसमें गोलीय दर्पण में क्या सब होता है, तो ध्रुव होता है। और ध्रुव के बारे में हम क्या किए हैं, आप लोग को पहले ही समझा चुके हैं फिगर के माध्यम से। ये जो गोलीय दर्पण में ध्रुव होता है, दर्पण के बीच की बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके ठीक बीच एक बिंदु होता है जिसका नाम पी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में अभी हम फिगर में बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या का भी डिफिनेशन ऐसा ही होता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे वक्रता केंद्र को प्रायः सी से सूचित किया जाता है, और वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष में क्या होता है कि गोलीय दर्पण में जो P से लेकर C तक के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रधान अक्ष किसे कहा जाता है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव को इसे हम लोग P कहते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, और वक्रता केंद्र जो होता है इसे C से इंडिकेट करते हैं। इन दोनों के बीच की जितनी दूरी होती है, संपूर्ण दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण का जो दो पार्ट था, उत्तल और अवतल। अब यहां से हम लोग अवतल स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे, फिर अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है ये पढ़ेंगे। फिर अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थिति पर यदि वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, और गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो फोकस के बीच जो संबंध होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसमें जो एक परिभाषा को यदि आप लोग समझ जाइएगा तो ठीक दूसरा परिभाषा उसके अपोजिट होता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ना कि M डैश एक अवतल दर्पण है। तो इसमें आप लोग गौर कीजिए, इसका जो परावर्तक सतह है, इसका जो परावर्तक सतह है यह अंदर की तरफ धंसा हुआ है। परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। यही से हम लोग पकड़ लेंगे इसका डिफिनेशन। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ हो या फिर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण ठीक इसके अपोजिट होता है। इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग कह देंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल की परिभाषा पूछे तो हम लोग कह देंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ या धंसा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग। वैसे एग्जाम में प्रायः 4 उपयोग पूछा जाता है, जो रेगुलर पूछा जाता है। वैसे 5-7 उपयोग के बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है शेविंग मिरर के रूप में।
शेविंग कहने का मतलब दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग जब नाई की दुकान पर जाइएगा तो वह अपनी दुकान में जो दर्पण लगाया रहता है चेहरा को देखने के लिए, वह अवतल दर्पण का होता है। दूसरा बात, मेकअप मिरर के रूप में मेकअप करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वह भी जो मिरर रखता है वह अवतल दर्पण का बना होता है। तीसरा, सर्च लाइट, टॉर्च, वाहन के हेडलाइट में परिवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिएगा, जो वाहन की बात आया तो इसके हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, और वाहन में देखिएगा कि साइड में जो लगा हुआ रहता है मिरर, जो साइड मिरर होता है वह उत्तल दर्पण का होता है, जबकि हेडलाइट में जो लगाया जाता है वह अवतल होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सौर कुकर में प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, नाक, गला इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं उपयोग, तो डॉक्टर के पास टॉर्च होता है, और टॉर्च के ऊपरी सतह पर जो दर्पण लगा हुआ रहता है, शीशा रहता है लगा हुआ, वह अवतल होता है। इससे डॉक्टर क्या करते हैं, निरीक्षण में इसका उपयोग करते हैं। उस टॉर्च में ही लगा रहता है अवतल दर्पण। अब देखिएगा, छठा पॉइंट है, दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत वाले डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो दांत जो छोटा होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करके छोटा दांत को काफी बड़ा करके देख पाता है। और लास्ट 7वां पॉइंट है, सूक्ष्मदर्शी में नमूने पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें आप लोग से बराबर एग्जाम में ये पहला पॉइंट पूछ लिया जाता है, ये तीसरा पॉइंट पूछ लिया जाता है, और ये 5वां पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। खास करके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न रहते हैं, अवतल दर्पण का जब उपयोग पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि समझाया गया है मिरर के माध्यम से, यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, और हम ऐसा करते हैं एक पेज लेकर के आप लोग को समझाते हैं ताकि इमेज भी वहीं रहे और वहीं साबित कर देते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक अवतल दर्पण है। इसके बाहरी भाग को हम लोग कलई कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं एम डैश, एक अवतल दर्पण है। एम डैश एक अवतल दर्पण है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं जो P से आकर मिलता। दूसरा लाइन इसी के समांतर खींचते हैं। अब ये जो दूसरा लाइन है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए ऐसे गुजरेगा, और यहां से फिर एक लाइन खींच देते हैं जो इसका अभिलंब होगा, जो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरता है। अब इसको हम लोग समझेंगे। इस बिंदु को F कहेंगे, ये C है,
अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि m डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। दर्पण के बीच के पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहां पर हम लोग P लिख दे रहे हैं। यहां एक बिंदु है, इसका नामकरण कर दीजिए, इसको A और B कर दीजिए। अब इसकी भाषा थोड़ा हम लोग लिख देते हैं। कहेंगे माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है। m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब यहां से जो देख रहे हैं AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो AB है आपतित किरण, AB जो आपतित किरण है, यह आपतित किरण मुख्य अक्ष के काफी निकट है। AB PC के काफी निकट है, काफी निकट है। अब यहां देखिएगा कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण जो F से होकर के गुजरती है, इसके बीच में एक अभिलंब खींचा हुआ है जिसको BC कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक एंगल बनता है, यहां आप लोग देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग I कह देंगे। और इसके एकांतर में ये कोण बन रहा है तो इसको भी हम लोग I कहेंगे। और यहाँ जो कोण बन रहा है इसको R कहेंगे। अब यहां से हम लोग जब साबित करना स्टार्ट करेंगे तो परावर्तन के नियम से, अब हम लोग यहां से ले रहे हैं, इसमें फिगर में ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, फर्स्ट में तो हो जाता है आपतित किरण परावर्तित किरण, और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और परावर्तन का दूसरा नियम हो जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम को फॉलो करेंगे हम लोग। यहां से देख रहे हैं AB और C आपतन कोण हो गया, ठीक ना, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बीच में अभिलंब है और BCF परावर्तन कोण है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि कोण A, B और C इक्वल टू हो जाएगा कोण A, B, C। यहां जो कोण बनता है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे CDF बराबर कोण C, B और F। अब यहां से हम लोग दूसरी बात ध्यान रखेंगे
कि यहाँ देख रहे हैं एक समांतर रेखा है ए बी और दूसरा मुख अक्ष पीसी भी समांतर है, इस पर एक अभिलंब खींचा गया है और इधर देख रहे हैं जो कोण बन रहा है आई, तो ये जो अभिलंब है या एकांतर होने के कारण इधर जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को हम लोग कह देंगे BCF, ठीक ना, BCF। यहाँ लिख सकते हैं कोण BCF। ये कोण इधर तो देख रहे हैं ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले लिख देते हैं ABC, हम लोग लिख लेंगे कि कोण ABC, कोण ABC, कोण ABC ये बराबर हो जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएगा BCF के, B कोण BC और F के बराबर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो कोण है ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो इसी के बराबर ये कोण भी और ये कोण भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ C पर जो कोण बन रहा है वो और B पर जो कोण बन रहा है वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ से कह देंगे कोण BCF, कोण BCF ये कोण बराबर हो जाएगा B के, तो CBF, कोण CBF। अब यहाँ आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ जो BCF एक त्रिभुज बनता है, इसमें ये कोण और ये कोण दोनों कोण समान है, तो दोनों कोण समान है तो इसका दो भुजा भी समान हो जाएगा, इसका क्या होगा, दो भुजा भी समान हो जाएगा। यहाँ जो देख रहे हैं ये भुजा CF और BF ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो जाता है एकांतर के कारण, एकांतर के कारण ये दोनों कोण बराबर हो गया, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो CF और बराबर हो जाएगा BF। अतः क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो CF बराबर हो जाएगा BF। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो देख रहे हैं बिंदु P और बिंदु B, ये बिंदु B P के काफी निकट है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा लगभग उतना ही डिस्टेंस F से P का होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं FB या PF कह दीजिए, यहाँ से हम लोग कह देंगे PF बराबर BF, PF बराबर BF। यहाँ लिख सकते हैं B P के काफी निकट है, P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, इसलिए अब जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा PF बराबर CF, इसलिए PF बराबर CF, PF बराबर CF। अब यहां से फिर हम लोग लिख सकते हैं PF बराबर, ये जो CF है ये दोनों बराबर बराबर दूरी पर लिखा हुआ, तो CF को हम कह सकते हैं PC का आधा, ये जो है PC का हाफ हो जाएगा, PC/2। अब यहाँ PF को हम लोग कह देंगे F, P से लेकर के F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो ये हो गया F बराबर, और PC जो मुख्य अक्ष है इसको R से इंडिकेट किया जाता है, तो PC को हम लोग लिख देंगे R और बट्टे 2। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं कि ये रिलेशन साबित हुआ कि F बराबर
r/2 निकलकर सामने आया। यानी गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस होता है इसके बीच संबंध क्या बनता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और एक बात और ध्यान रखना है, यहां से हम लोग r बराबर 2f भी रिलेशन ध्यान रखेंगे। r कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी की दुगुनी भी होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस सबको। यहां से यदि ये कलर देखने में दिक्कत हो तो इसको रेड से हम फिगर बना देते हैं, इसमें समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, यहाँ पर बिंदु जो है यह P है, ये B बिंदु है, यहाँ पर C है, ये बिंदु F है और यहाँ पर A। ठीक, अब शायद बढ़िया से दिखता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये तो साबित करके हम बता ही दिए हैं सामने में, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। आप लोग को यदि समझ में अच्छा से आता हो, क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।